सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मनी और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो इन सिंपल वर्ड्स, जो एक्टिविटीज हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, अर्निंग करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. जब हम जो हमें चीज़ें प्राइमरी सेक्टर से मिलती हैं एज अ रॉ मटेरियल, उनको यूज़ करके हम उनको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है सारा रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ये आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में. थर्ड सेक्टर है हमारा टर्शरी सेक्टर, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेनी अदर सर्विसेज. सो ये जो हमारा सेक्टर है, ठीक है, जितनी भी हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ नेशनल इनकम को इंक्रीज करती हैं. सो नेशनल इनकम को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए हम इन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेमनरेशन टू एनी वन who performs, that is activity performed for pay or profit. ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आ गया कि मार्केट एक्टिविटीज भी वही है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेमनरेशन मतलब सैलरी, पे, जिसमें पे इन्वॉल्व होती है कि एक पर्सन काम करता है ताकि उसको बदले में रिटर्न में कुछ पैसे मिले. ठीक है, नेक्स्ट है एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज. नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं जो जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. अब इसको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. मान लीजिए एक डॉक्टर है ना, वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाके पेशेंट्स को चेक करता है, बदले में फीस लेता है उनसे, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसको कुछ अर्निंग हो रही है उससे. लेकिन वही डॉक्टर अगर घर पे उसका बेटा बीमार है, अपने बेटे को देखता है, उसको मेडिसिन देता है, तो उसके बदले में वो फीस नहीं लेता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटी, और वी कैन से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Now there are some historical and cultural reasons that there is a division of labor between men and women in the family. ठीक है, तो बिगिनिंग से ऐसे चला आ रहा है कि जो मेन है वो बाहर का काम करते हैं, उनका काम होता है कि अर्निंग करना, और जो वेमेन है वो क्या करती हैं, वो घर के कामकाज करती हैं. जैसे कि अभी हमने दोनों की स्टोरी देखी थी, सकल की एंड विलास की. तो दोनों की मदर्स जो है वो घर का काम करती हैं. जब उसके एक के फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर जो विलास है उसकी मदर जो है वो फिश सेल करती है और फिर अपने घर के लिए अर्निंग शुरू करती है. ठीक है, अगर अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन की, अगर उसकी मदर भी, विलास की मदर भी एजुकेटेड होती, ठीक है, तो वो कुछ और काम करती, वो ज़्यादा अर्निंग कर सकती थी, या फिर अपने बच्चे को भी स्कूल ज्वाइन कराती, उसको एजुकेट करती, तो उनकी अर्निंग इम्प्रूव होती, वो एजुकेटेड होते. ठीक है, सो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. Education अगर होगी किसी भी पर्सन के पास और उसमें स्किल भी आएगा एजुकेशन से, तो क्या करता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है, अपनी फैमिली की इनकम को इंक्रीज कर सकता है. अब अगर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन देखें तो उनके पास कम एजुकेशन होती है, ज़्यादा उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, है ना, और लो स्किल फॉर्मेशन. इसीलिए वुमेन को क्या है, कम पैसे दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेन. मोस्टली वुमेन जो है काम इसलिए भी नहीं कर पाती, डिस्टेंस प्लेसेस पे नहीं जाती, बिकॉज एक तो सेफ्टी पर्पज से, दूसरा जॉब सिक्योरिटी जो है वुमेन के केस में वो नहीं होती है. ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम. ठीक है, और ना ही बेसिक फैसिलिटीज जो है वुमेन को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स. सो वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मेन. लेकिन जो वुमेन जो है हाईली एजुकेटेड है, जिनमें प्रॉपर स्किल है, प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, तो उनको तो मेन के इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए. ठीक है, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम बात करें, टीचिंग में, मेडिसिन में, वो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. बहुत सारे विमेन हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में हैं, टीचिंग में हैं, मेडिसिन में हैं. ठीक है, दे नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस.
राइट। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट कैसा है, पर्सन्स जो है वो हेल्दी हैं या नहीं हैं, ठीक है, एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है बेसिकली डिसाइड करती है ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। अगर पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री की हेल्दी है, ठीक है, एजुकेटेड है, प्रॉपर ट्रेंड है, स्किल्ड है, तो ग्रोथ रेट कंट्री का इंक्रीज होगा। वो अपने लिए भी ग्रो करेंगे, अपनी फैमिली के लिए भी ग्रो करेंगे एंड ग्रेजुअली ओवरऑल नेशन के लिए भी ग्रो करेंगे। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन जो है वो कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए एक लायबिलिटी है, और लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो कंट्री के लिए एसेट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एजुकेशन की, ठीक है। एजुकेशन लिटरेसी रेट को समझने के लिए ये आप ग्राफ देखिए 2.1 इन योर बुक। इसमें देखिए 1951 से लेके 2011 का ग्राफ गिवन है। इसमें रेड जो है वो मेल के लिए है, येलो जो है वो फीमेल के लिए है, ब्लू जो है वो ओवरऑल पर्सन्स के लिए। तो देखिए जो मेल का ग्राफ है वो तो इंक्रीज हो ही रहा है, फीमेल का ग्राफ जो है वो भी लिटरेसी रेट जो है पहले के कंपैरेटिव इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले तो गर्ल्स को एजुकेशन के लिए स्कूल्स भेजा ही नहीं जाता था, ठीक है, हाई लेवल की एजुकेशन वो नहीं ले सकती थी, लेकिन अब उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। बट फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो मेन के कंपैरिजन में जो विमेन है उनको हाईली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। फर्दर आगे समझिए, देखिए टेबल 2.1, इसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस गिवन है ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। अब देखिए 1950 टू 51 के कंपैरेटिव 2012 टू 13 में, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ टीचर्स दे हैव नॉट मेंशन्ड, दे हैव आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब गवर्नमेंट के एफर्ट्स। तो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, विच इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसमें कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी सब देश के सभी बच्चों को जो भी 6 से 14 ईयर्स की एज के अंदर आते हैं बाय 2010, ठीक है। ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और इसमें उन्होंने पार्टनरशिप की थी स्टेट्स के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, ताकि वो अपना ये जो गोल है, कौन सा गोल है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको अचीव कर सकें, ठीक है। इसी के साथ साथ ब्रिज कोर्सेज लगाए गए, बैक टू स्कूल कैंप स्टार्ट किए गए, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो पुअर जो चिल्ड्रन है उनको प्रोवाइड की जाए। इसके लिए मिड डे मील स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई। ये स्कीम क्या थी कि ब्रेक टाइम में जो बच्चे स्कूल आते थे उनको खाना दिया जाएगा। इसका ये इफेक्ट था कि एक तो उनकी एनरोलमेंट इंक्रीज होगी, ये सोचेंगे चलो बच्चे को खाना भी मिल जाएगा और वो पढ़ाई भी कराएगा, तो अटेंडेंस जो थी वो इससे इंक्रीज होगी और उनकी न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो भी बच्चों का इंप्रूव होगा क्योंकि उनको अच्छा न्यूट्रिशनल खाना दिया जाएगा। सो दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इस तरह से टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो एफर्ट करती है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, ठीक है। जो 11th प्लान है उसमें भी था कि एनरोलमेंट को इंक्रीज किया जा सके फ्रॉम 18 to 23 ईयर्स की एज ग्रुप में जितने भी यंगस्टर्स आते हैं। सो इस स्ट्रेटजी का मेन फोकस क्या था, इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली इन प्लान का मोटिव था कि लोग बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, डिस्टेंट एजुकेशन दी जाए, फॉर्मल नॉन फॉर्मल आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाए ताकि लोग जो है वो वोकेशनल पर्टिकुलर डिग्रीज लें, डिप्लोमास लें, क्वालिफाइड हों और स्किल्ड भी हों और अपने अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकें, ठीक है।